हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम पर्यावरण विज्ञान और व्यवहारिक सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों में आता है। ठीक है, तो हम इसे एनवायरमेंटल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये एनवायरमेंटल साइंस फर्स्ट है। ठीक है, इसे हिंदी में पर्यावरण विज्ञान और व्यवहार में सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, इस सेमेस्टर फर्स्ट जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों में आता है। ठीक है, जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों में आता है। ठीक है, ये एक AEC का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, समीत प्रसार हेतु। हम सीधा चैप्टर में आते हैं। देखिए, हम चैप्टर में आते हैं सीधा। तो हमारा सिलेबस देख लीजिए क्या है। हमारा यूनिट 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस। यूनिट 2 क्या है, इकोसिस्टम। यूनिट हमारा 3 क्या है, और हमारा यूनिट 3 है नेचुरल रिसोर्सेस। और हमारा यूनिट 4 है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे इसमें आपने देखा कितने यूनिट हैं। इसमें हमारे टोटल 4 यूनिट है और हमें 4 यूनिट पढ़ने हैं। तो पहला यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। और यूनिट में भी कई हैं चैप्टर, तो टोटल चैप्टर हमारे इसमें 10 हैं इसमें। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन, पहला चैप्टर का नाम है पर्यावरण अध्ययन। क्या है, पर्यावरण का परिचय, पर्यावरण अध्ययन का परिचय। तो पर्यावरण अध्ययन का परिचय में क्या क्या है देख लेते हैं। परिचय से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो परिचय, थोड़ा हम इसको साइज छोटा कर देते हैं। परिचय, परिचय में देखिए क्या लिखा है, पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द फ्रेंच शब्द फ्रेंच शब्द तो पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द एनवायरन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आसपास। क्या है, आसपास। जो भी हमारे आसपास पर्यावरण है वो सभी क्या है, हमारे वो सभी हमारे किसमें आता है, हमारे पर्यावरण अध्ययन के परिचय में आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, पर्यावरण के अध्ययन में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या आता है। कुछ भी और सब कुछ जो हमें घेरता है, कुछ भी और सब कुछ, कुछ भी और सब कुछ जो हमें घेरता है, यानी प्रकृति में जो भी मौजूद है, जैविक घटक हो चाहे अजैविक घटक। जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, जैविक घटक में पौधे और जानवर आते हैं। ठीक है, और अजैविक घटक में वायु आता है। वायु मतलब हवा, पानी, धूप और आदि चीजें आती हैं। तो इससे पर्यावरण का क्या होता है, निर्माण होता है। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण को परिभाषित करता है। 1986 में एक पर्यावरण की क्या आई, डेफिनेशन आया, अर्थ आया, जो पर्यावरण को परिभाषित करता है। पर्यावरण का क्या अर्थ आया कि पर्यावरण में जल है, वायु है, भूमि शामिल है, और अंतर संबंध जो जल, वायु और भूमि और मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों और जीवों और संपत्ति के बीच जो भी मौजूद है, वो जो हमारे पर्यावरण में है। जैविक और अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक क्रिया का एक कार्यक्रम, कार्यात्मक पारिस्थितिकी तंत्र और ग्रह पृथ्वी पर स्थायी ग्रह एक मिनट ग्रह जैविक और अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक क्रिया पर कार्यात्मक पारिस्थितिक तंत्र ग्रह पृथ्वी पर स्थायी जीवन की ओर ले जाती है। हमें सभी बुनियादी वस्तुएं और सेवाओं
भोजन, चारा, दवाइयाँ, उद्योगों के लिए कच्चा माल, पर्यटन आदि मिलता है। सब किससे मिलता है? पर्यावरण से ही मिलता है। पर्यावरण में ही सब मौजूद है हमारे, पर्यावरण से प्राप्त होती है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मानव जाति द्वारा मानव जनित गतिविधियाँ और प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर उपयोग ने पर्यावरण धरती माता को काफी नुकसान पहुंचाया है। गिरावट अभी भी तेज गति से जारी है। मतलब जो लोग हैं वो प्रतिदिन पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, जिससे गिरावट आ रही है हमारे पृथ्वी पर, हमारे पर्यावरण पर। इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी कि पर्यावरण को खराब होने और प्रदूषित होने से बचाएं। पर्यावरण जागरूक पैदा करने के लिए पर्यावरण शिक्षा अपरिहार्य है, जो अंततः पर्यावरण संरक्षण की ओर ले जाएगी। आगे हमारा क्या है? आगे हम पर्यावरण के क्या पढ़ेंगे? घटक पढ़ेंगे, पर्यावरण के घटक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण के घटक में क्या क्या आता है देखिए। पृथ्वी ग्रह ब्रह्मांड में जीवन की विविधता वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। ठीक है, जिसमें जीवन मिलता है। एक पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन मिलता है अन्य ग्रहों के मुकाबले, और अन्य ग्रहों पे इतना जीवन जीना संभव नहीं है। ठीक है, हमारे पृथ्वी में वायु के कारण लोग जीते हैं, और ग्रहों पे उस मात्रा पे वायु नहीं है, इसीलिए वहाँ जीना संभव नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ग्रह पर जीवन केवल जैविक और अजैविक घटकों के बीच इस तरह से स्वास्थ्य बातचीत के कारण संभव हो जाता है, जहां ऊर्जा और जैव भू रासायनिक चक्र का प्रवाह एक अच्छी तरह से परिभाषित अनुसरण करता हो। पृथ्वी ग्रह को विभिन्न क्षेत्रों के वर्गीकृत किया गया है। किस किस में किया गया है? किस किस में डिफरेंस किया गया है? पहला है ठोस। ठोस मतलब जिसमें चट्टान आ जाती है और मिट्टी आ जाती है। तरल। तरल मतलब जल। जल क्या है? एक तरल पदार्थ है। गैसीय। गैसीय में हमारा वायु आ जाता है, जो अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं 3 क्षेत्रों का अतिव्यापी क्षेत्र जहां जीवन उपलब्ध है। उसे क्या कहा जाता है? उसे जीवमंडल कहा जाता है। वृत्तों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है, तो चलिए नीचे देख लेते हैं क्या विवरण दिया गया है। पहला है हमारा स्थल मंडल। हम पहले स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थल मंडल में हमारा क्या लिखा है कि ग्रीक लिथोस का अर्थ चट्टान। ग्रीक लिथोस का अर्थ चट्टान पृथ्वी की संरचना को बाहरी क्रस्ट, मध्य मेटल और आंतरिक कोर क्षेत्रों में विस्तरित किया जा सकता है। मतलब हमारी पृथ्वी जो है उसके अंदर क्रस्ट पाया जाता है, मध्य मेटल और आंतरिक कोर क्षेत्रों पाए जाते हैं। ठीक है, उसका स्तरीकृत किया जाता है। लिथोस्फीयर क्रस्ट की सबसे बाहरी परत है। जो लिथोस्फीयर है वो हमारी पृथ्वी का सबसे बाहरी परत होता है, जो ग्रह की भूमि द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें चट्टानें, मिट्टी, तलछट और खनिज शामिल हैं। विभिन्न भूगर्भीय संरचनाएं या भू आकृतियां जैसे ऊंचे पहाड़, पठार, गहरी घाटियां और समुद्री तल स्थल मंडल की सतह को आसमान बनाते हैं। माउंट एवरेस्ट, आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट माउंट है, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। लिथोस्फीयर में उच्चतम बिंदु है। अपेक्षिता का अपर्दन, ज्वालामुखी विस्फोट और जैव भू रासायनिक चक्र जैसे कि विभिन्न भू प्रक्रियाएं तंत्र जैसे वन, घास के मैदान, रेगिस्तान आदि पाए जाते हैं।
आगे क्या देखिए, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या होता है। नीचे सॉलिड है, फिर कोर है, लिक्विड है, मेंटल। ये तीन कोर, मेंटल, क्रस्ट। देखिए जो बाहर का है उसे क्या कहा गया है, क्रस्ट कहा गया है। कोर किसे कहा गया है, कोर अंदर वाले पार्ट को कहा गया है। और जो मेंटल है ये लिक्विड की फॉर्म में लिक्विड है। तो 0 से 100 किलोमीटर की थिक पर है ये लिथोस्फीयर, वो है जो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल स्थल मंडल का अनुप्रस्थ काट। नेक्स्ट है गतिविधि। अपने कार्य के परिणाम स्वरूप पिछले दिन, सप्ताह या वर्ष में आपके द्वारा दी गई पर्यावरण क्षति के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। यह है आपके लिए। इस सवाल को आपको जवाब देना है, इस सवाल का, और इसके बारे में सोचना है इसमें क्या कहा गया है। तो हम चलते हैं जलमंडल में। जलमंडल में क्या लिखा है, जलमंडल ये एक हाइड्रो का अर्थ, हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रो का फॉर्मूला होता है H2। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रो का जो फॉर्मूला होता है H2, और जो हाइड्रो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। हाइड्रोस्फीयर ठोस, बर्फ की आवरण, ग्लेशियर आदि तरल जल निकाय और गैसीय चरणों में मौजूद ग्रह पर जल द्रव्यमान की प्रतिनिधित्व करता है। जो जलमंडल होता है वो पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र को लगभग 3/4 भाग को घेरता है। पृथ्वी के 3/4 भाग को वो घेर लेता है। जो हमारा पानी का भाग है वो 3/4 है। 3/4 का मतलब क्या है कि 97% सामग्री जल, शेष 3% जल संसाधन ग्लेशियर नदियों में पाए जाते हैं, झीलों में पाए जाते हैं, तालाब में पाए जाते हैं, और देखिए हमारा आगे H2O जो हमारा पानी है अर्थ में, वो 97% सेलाइन वाटर है। सेलाइन वाटर का मतलब क्या है, खारा पानी, ठीक है, जो ओशन और सी में हमें मिलता है, जो हमें ओशन और सी में पाया जाता है। 3% फ्रेश वाटर हमें मिलता है। 2% जो होता है वो ग्लेशियर के रूप में मिलता है, मतलब बर्फ के रूप में मिलता है। और 1% सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक, पॉन्ड्स और एक्वाफायर, अलग अलग तरह के हमें चीज़ों से मिलता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर ये जल संसाधनों का वितरण है। ये जो आपको इस चार्ट में दिखाया गया है ये क्या है, ये एक पृथ्वी में जहाँ जहाँ क्या कितना परसेंट जल है वो बताया गया है कि 3% हमारे पीने लायक पानी है, फ्रेश वाटर है, 97% सेलाइन वाटर है जो कि ओशन और सीज में मिलता है, 1% हमारा रिवर, लेक, पॉन्ड्स और एक्वाफायर अलग अलग चीज़ों में मिलता है। जो हमारे अगला हमारा क्या है, देखिए हमारा अगला वायुमंडल है। वायुमंडल है हमारा। वायुमंडल में क्या है देखते हैं। वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में हमारा ग्रीक एटमोस का अर्थ है एटम। एटम पता है, एटम पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता तो मत जानिए। एटमॉस का अर्थ है वाषण, गैसीय मिश्रण। एटमॉस का वायुमंडल का अर्थ है कि जो भी एटमॉस्फेयर में हवा है, गैसीय पदार्थ है, जो पतली परत होती है पृथ्वी ग्रह को ढकती है, वो वायुमंडल कहलाता है। जल की वो मात्रा जो वायु द्रव्यमान का घनत्व और वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई की वृद्धि के साथ तेजी से घटता है। शुष्क वायु की संरचना कुछ इस प्रकार है। देखिए जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो 78.0 वो कितना है 78.084। ऑक्सीजन कितना है 20.946, इतना परसेंटेज है। एर्गॉन कितना है 0.934,
कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.040, और जो बचे हुए गैसेस हैं वो देख लीजिए कितना है, जोड़ लीजिए अब कितना बचा। आगे लिखा है ऊंचाई के साथ तापमान की परिवर्तन की दर को ह्रास दर कहा जाता है। ह्रास दर क्या होता है? ह्रास दर वह होता है जो ऊंचाई के साथ तापमान के परिवर्तन के दर को, उसे क्या कहा जाता है? ह्रास दर कहा जाता है। वायुमंडल का प्रमुख 4 परतों में सत्रीकृत किया गया है, बांटा गया है, जहां तापमान घटता है। एक नकारात्मक, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। ठीक, कितने? एक नकारात्मक में बांटा गया है और एक सकारात्मक में बांटा गया है। वायुमंडल परतों पर संचित विवरण इस प्रकार है। किस प्रकार है? देख लेते हैं किस प्रकार है। तो पहला है शोभ मंडल। शोभ मंडल क्या है? शोभ मंडल इस परत की, शोभ मंडल जो होता है उसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर से लेकर, कितनी? 16 किलोमीटर से लेकर ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक भिन्न होती है, अलग होती है। क्या होती है? अलग होती है। वायु राशि का सर्वाधिक प्रतिशत, थोड़ा इसका साइज और छोटा कर लें, बहुत ही ज्यादा लग रहा है। इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ऊपरी परत को ट्रोपोपोज कहा जाता है। जो ऊपर की परत होती है उसे ट्रोपोपोज कहा जाता है। इस परत पर ऊंचाई में वृद्धि -6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के साथ तापमान घटता है और 15 डिग्री सेल्सियस जमीनी स्तर पर होती है और फिर -56 डिग्री ट्रोपोपोज तक भिन्न होता है। समताप मंडल, इस परत में तापमान शोभ सीमा -56 डिग्री सेल्सियस से समताप स्तर -2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊपरी तापमान मंडल की परत वाले ओजोन O3 और विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं और तापमान बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में ओजोन परत हानिकारक यूवी विकिरण, विशेष रूप से यूवी विकिरण 280 nm से 315 nm को अवशोषित करता है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर जीवन संभव है। मतलब जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आती है ऊपर से, वो यूवी रेज जो आती है उसको हमारी जो ओजोन लेयर होती है वो आने से रोकती है, जिससे हमारे पृथ्वी पर ज़्यादा तापमान, जो हमारी यदि ओजोन लेयर ना हो तो हमारी जो पृथ्वी पे है वो जीना संभव नहीं हो सकता। इसी कारण हमारा जो जीवन संभव है वो यदि ओजोन लेयर है तो हमारे पृथ्वी पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंच पाता। हालांकि ओजोन से पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की उपस्थिति का कारण ओजोन परत का तेजी से क्षरण हो रहा है। यदि सभी लोग मिलके अपने पर्यावरण को बचाएं तो हमारा ओजोन लेयर हमारा सुरक्षित रहेगा। यदि लोग पन्नियाँ जलाएंगे, प्लास्टिक जलाएंगे तो उससे क्या होगा? हमारे दूषित होगा और हमारे ओजोन लेयर की जो परत है वो पतली होती जाएगी, जिससे हम ही लोग को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए आप सभी को ये सुरक्षित रखना चाहिए कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। ओजोन क्षेत्र ऊपरी समताप मंडल में है, जो जहां ओजोन की सांद्रता से भरी कमी आई है। आगे देख लीजिए, ये कुछ दे रखा है वायुमंडल की परतें और अक्षांश के साथ तापमान में परिवर्तन। इस डायग्राम को देख लीजिए। हम तो आगे बढ़ने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा।
तो आगे है मेसोस्फीयर। तापमान फिर से कम होने लगता है और परत की ऊपरी सीमा यानी मेसोपॉज पर -96 डिग्री तक पहुंच जाता है। हवा का घनत्व बहुत कम है और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण रासायनिक प्रजातियां O2+ और NO+ है, जो विकिरण को अधिक अवशोषित नहीं करती है। यह इस क्षेत्र में परिवेश के तापमान में गिरावट का कारण बनता है। आगे है थर्मोस्फियर। इस परत में आयनिक ऑक्सीजन परमाणु और अन्य आयन शॉर्ट वेव और सौर विकिरण और अवशोषित करते हैं, जो इस परत में तापमान को कितना कर देते हैं, -96 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस ऊपर। परत निचली सीमा से ऊपरी सीमा तक तेजी से बढ़ता जाता है। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है। इसमें तालिका 1.2 में क्या दे रखा है, वायुमंडल की परतें और उनकी संरचना। लेयर हमारी क्या है, लेयर की ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, इन सब के बारे में हमने ऊपर पढ़ा डिटेल में। और यही चीज यहाँ पे क्या दे रखा है, टेबल दे रखा है, टेबल के रूप में दे रखा है, तो देख लीजिएगा। और यही हमारा एक चित्र के रूप में भी दे रखा है, तो ये भी देख लीजिएगा। आगे क्या लिखा है, जीवमंडल। जीवमंडल जो हमारी, जिसमें तुम रह रहे हो सब, वो जीवमंडल। ग्रीक बायोस का अर्थ जीवन है। क्या है, जीवन, जिसमें आप रह रहे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। यह पर्यावरण में वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल का स्वीनियम अतिव्यापी क्षेत्र है, जहाँ जीवन स्थायी रूप से मौजूद है और जैविक और अजैविक घटकों के बीच स्वस्थ अंतःक्रिया द्वारा पोषित और फलता फूलता है, यानी धूप, मिट्टी, चट्टान आदि। ये सब क्या, प्राकृतिक का। ठीक, ये सब फिलअप्स जो है, ये सब आपको करना है। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, तो आप सभी को देना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या है, आगे पर्यावरण करेंगे। पर्यावरण शिक्षा। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए वैश्विक चिंताएं उठाई गई। यह वह समय था जब पर्यावरण शिक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार करने और एक स्वतंत्र और बहुविषयक अनुशासन स्थापित करने की सिफारिश की गई थी, जिसे आमतौर पर पर्यावरण विज्ञान या अध्ययन कहा जाता है। जो यूनेस्को है, यूनेस्को के अनुसार क्या कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या है। देखिए क्या क्या उद्देश्य हैं। लोगों में पर्यावरण समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है कि पर्यावरण को सुरक्षा रखें और सभी को ऐसे जागरूक करें कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। पर्यावरण और इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बुनियादी जानकारी देना, पर्यावरण के प्रति चिंता और दृष्टिकोण विकसित करना, जनता को पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण सुधार में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो नेक्स्ट है, 2 पॉइंट और है, 2 पॉइंट और देख लेते हैं। पर्यावरण समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने में संबंधित व्यक्तियों की मदद करने के लिए कौशल प्राप्त करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास। यूनेस्को और यूनेपी ने संयुक्त रूप से तिब्लिसी जॉर्जिया में 1977 में पर्यावरण शिक्षा पर पहला अंतर सरकारी सम्मेलन आयोजित किया। तो जो सम्मेलन के लक्ष्य क्या थे, तो देखिए सम्मेलन के लक्ष्य क्या थे। तो सम्मेलन के लक्ष्य कुछ इस प्रकार है। पहला क्या है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और पारिस्थितिक परस्पर निर्भरता के बारे में स्पष्ट जागरूकता और चिंता को बढ़ावा देना। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए आवश्यक ज्ञान, मूल्य, दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता और कौशल प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना। पर्यावरण के प्रति समग्र रूप से व्यक्तियों, समूह और समाज के व्यवहार के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना।
आगे क्या है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य की श्रेणियां। तो श्रेणियां क्या क्या होना चाहिए देख लेते हैं। पहला है जागरूकता। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य की श्रेणियां हैं। जागरूकता, जागरूकता में क्या है, हमें जागरूक फैलाना चाहिए कि अपने पर्यावरण को साफ रखें, प्रदूषित ना करें। तो देखते हैं क्या लिखा है। सामाजिक समूह और व्यक्तियों को समग्र पर्यावरण और उससे जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को हासिल करने में मदद करना। ज्ञान, यदि सामाजिक समूह और व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करने और पर्यावरण उससे जुड़ी समस्याओं की बुनियादी समझ हासिल करने में मदद करना। यदि दूसरों को हम बताएंगे, उन्हें ज्ञान देंगे कि हमारे पर्यावरण में इसे जलाने से ये होता है, उसे जलाने से वो होता है, तो उनमें ज्ञान आएगा और वो ऐसा नहीं करेंगे। आगे क्या है, दृष्टिकोण। सामाजिक समूह और व्यक्तियों को पर्यावरण के लिए मूल्य और चिंता के भावना और पर्यावरण सुधार और संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरणा प्राप्त करने में मदद करना। कौशल, सामाजिक समूह और व्यक्तियों को पर्यावरण समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए कौशल हासिल करने में मदद करना। लास्ट क्या है देख लेते हैं। लास्ट है क्या, ये लास्ट है शायद, हाँ लास्ट है ये। तो लास्ट क्या लिखा है, भागीदारी। हर किसी को इसमें भाग लेना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान की दिशा मुझे कम छोड़िए, बाद में बताते हैं। पर्यावरण समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करने के लिए सामाजिक समूह और व्यक्तियों को सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से शामिल होने के अवसर प्रदान करता है। तो चलिए अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे बताइए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा है भारत में एक और है, आपने नहीं देखा, हमने तो देखा था। भारत में पर्यावरण शिक्षा। भारत ने भी पर्यावरण शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए। स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यावरण शिक्षा भारत में 1985 से 2000 के दौरान कई केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू की गई थी। 1991 में मानवीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला दिया और भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर सभी धाराओं के लिए पर्यावरण अध्ययन को एक अनिवार्य पेपर बनाने का निर्देश दिए। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पर्यावरण और उसके विभिन्न आयामों पर विभिन्न अल्पकालिक और नियमित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसा कि ये सब्जेक्ट आप में भी दे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आप पर भी है और आप पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के बीच अंतर। तो बताइए कि पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के बीच अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे हम, मीनिंग पढ़ेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक विषय है जो पर्यावरण के विभिन्न आयामों जैसे कि वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अध्ययन करता है। इसके मुद्दों और चुनौतियां और ठोस समाधानों का समग्र रूप से अध्ययन करते। देखिए हम आपके लिए मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब लाइक में कसर ना छोड़िए, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है जिससे हम वीडियो और ला पाते हैं। ठीक है, तो हमने आपको इस बीच में बताया, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, यह सूक्ष्म और स्थूल स्तर पर मानव पर्यावरण संपर्क और इसके परिणामों का अध्ययन करता है। आगे क्या है, पर्यावरण विज्ञान। तो हमने पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण विज्ञान के बीच में अंतर पढ़ने को कहा था, तो अब हम पर्यावरण विज्ञान पढ़ेंगे। अंतर, पर्यावरण के वैज्ञानिक पहलू जिसकी जटिल समस्या और ठोस समाधानों से सख्ती से निपटता है, जबकि पर्यावरण अध्ययन वैज्ञानिक पहलू के अलावा पर्यावरण मुद्दों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक, विधायी और ऐतिहासिक आयामों से भी संबंधित है। उदाहरण के लिए मान लीजिए
मान लीजिए, क्या मानिए, मानने को कह रहे हैं तो मानिए, मान लीजिए कि नदी में अनुपचारित अपशिष्ट जल में की निर्वहन के कारण नदी प्रदूषित हो रही है। तुम कुछ भी कूड़ा फैलाए जा रहे हो नदी में, तो नदी क्या होगी? अनौपचारिक विशिष्ट जल की निर्वाह प्रदूषित हो रही, जैसे कि आप लोग भी फैला ही रहे हैं ना, तो मत फैलाइए। प्रदूषित हो रही है हमारी जल भी, हमारे जल भी। जैसे आप ठंडियों में बैठ जाते हैं आग तापने, उसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं, पन्नियाँ वगैरह वगैरह, तो आप प्रदूषित ना करें, ना पर्यावरण ना नदी, अपने संपत्ति को हानि ना पहुंचाएं किसी भी प्रकार की, वरना आपको ही नुकसान होगा। तो आगे क्या लिखा है? पर्यावरण विज्ञान के छात्र कारणों नदी के पानी के भीतर भौतिक, रसायन और जैविक परिवर्तन, जलीय और आसपास के पारिस्थितिक तंत्र, इसके प्रभाव और नदी प्रदूषण के लिए वैज्ञानिक समान उपायों का निरीक्षण करेंगे। उपरोक्त आयामों के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन के आसपास आबादी, उनकी आजीविका, संस्कृति आदि प्रदूषण के प्रभाव अवलोकन करेगा। नेक्स्ट क्या है? पर्यावरण अध्ययन की बहु अनुशासनात्मक प्रकृति। ठीक, तो बहुविषय का अर्थ क्या है बताइए? सारा हम ही बताएं? चलो बता देते हैं, हम बताने के लिए ही बैठे हैं, चिंता मत करिए। बहुविषय का अर्थ है विभिन्न विषयों का, ये कौन सा स्टार्ट हो गया? एक मिनट बच्चों, अब सेलेक्ट हो गया। तो चलिए क्या लिखा है पढ़ते हैं। बहुविषय का अर्थ विभिन्न विषयों या विषयों के परस्पर क्रिया, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण के जैविक और अजैविक, मैंने जैविक और अजैविक पहले ही बता दिया है, तो आपने नहीं पढ़ा तो शुरू से वीडियो देखिए। ठीक है, घटकों के सभी पहलुओं से संबंधित है। ठीक है, जैविक और अजैविक। ठीक, मैंने बता दिया है कि जानवरों ये सब होते हैं इसमें। तो इसके अलावा पर्यावरण और पर्यावरण के मुद्दे प्रकृति में जटिल है, इसीलिए पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों और विषयों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दे को हल करने के लिए हमें विभिन्न विषयों से विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। आगे क्या लिखा है? पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति को एक छोटे से छोटे से मामले के अध्ययन से समझा जा सकता है। मान लीजिए, फिर मानिए कि मान लीजिए कि किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर एक विकासात्मक गतिविधि जैसे बांध, खनन, राजमार्ग, अलग अलग सड़कें, राजमार्ग का मतलब जहाँ से मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और जहाँ से गाड़ियाँ, उसे राजमार्ग कहेंगे ना। तो प्रस्तावित हैं। ऐसे परियोजनाओं को शुरू करने से पहले क्षेत्र के भीतर रहने वाले परियोजनाओं को शुरू करने से पहले क्षेत्र के भीतर रहने वाले पर्यावरण और आबादी के संभावित संरक्षण का आकलन करने और कम करने के लिए एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आयोजित किया जाता है। EIEA को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए निम्नलिखित विषयों से विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। जीवन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट क्या है हमारा? जीवन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। दिए गए क्षेत्र के जैव विविधता, समृद्धि और स्थानिकता और मानव जनित गतिविधियों द्वारा क्षेत्र की जैविक विविधता में संभावित प्रतिवर्ती या परिवर्तनों का आकलन करने के लिए जीवन के विज्ञान के लिए एक विशेषज्ञ विशिष्ट क्षेत्र में प्रकृति द्वारा प्रदान की जा रही पारिस्थितिकी तंत्र की वस्तुओं और सेवाओं का भी आकलन करेंगे।
नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान। पृथ्वी में विज्ञान, भूविज्ञान, भूगोल, भू रसायन आदि पृथ्वी विज्ञान क्षेत्र में भूगर्भीय और भौगोलिक इलाके, मिट्टी, चट्टान प्रोफाइलें और वृत्तीय और भूकंपीय गतिविधि आदि का अध्ययन करेगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप कृपया कमेंट करिए, मैं आपके लिए वो वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आप बस आपका एक ही काम है कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों का फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा रासायनिक विज्ञान। यहाँ पर्यावरण के विभिन्न अवयव, क्या बोलेंगे इसे बच्चों, अवयवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायक होगा। हवा, पानी, मिट्टी, प्रदूषकों के प्रभाव और भाग्य को समझना भी महत्वपूर्ण है। नवविज्ञान, इतिहास और पुरातत्व किसी क्षेत्र या निर्माण स्थल पर स्मारकों, जनजातीय आबादी, परंपराओं या प्रथाओं के ऐतिहासिक या पूर्व क्या लिखा है, पुरातात्विक महत्व का आकलन करने के लिए। आगे क्या है, सामाजिक विज्ञान। पेन क्या हो जाता है, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। चलो, तो जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक कद का आकलन करने के लिए और चल रही विकासात्मक परियोजना के साथ संभावित परिवर्तन, कानून और कानूनी पहलू, एक विकासात्मक परियोजना गतिविधि जैसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास आदि के दौरान विभिन्न कानूनी पहलुओं को पूरा करने के लिए कानूनी पृष्ठभूमि से विशेषज्ञता की भी आवश्यकता होती है। यदि आपको बाहर की नॉइज आ रही हो तो उसे इग्नोर करिए, आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। ठीक है, आप ज़्यादा बाहर का मत सुनिए, जो आपको सुनना चाहिए वो सुनिए खाली। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, हमने शायद ये कानून और कानूनी पहलू पढ़ लिया है, ये नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ देते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। कानून और कानूनी पहलू, विकासात्मक परियोजनाओं की गतिविधि जैसे भूमि आदि, ये हमने पढ़ लिया, याद आ गया, ये हमने पढ़ लिया है। क्या है, गणित, कंप्यूटर मॉडलिंग और सांख्यिकी अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों। अब गणित, कंप्यूटर मॉडलिंग से हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं ना, तो वही लिखा है कि हम आंकड़ों को, सांख्यिकी मतलब होता है नंबर्स, के रूप में मान्य करने के लिए हमें विभिन्न सांख्यिकी उपकरणों और मॉडलों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम मौसम संबंधी भविष्यवाणी जैसी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में कई गणितीय और कंप्यूटेशनल मॉडल का उपयोग कर रहे हैं। हम कंप्यूटर की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि कल क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली। ये देखिए, ये पर्यावरण अध्ययन के अभुआई बोल दिया मैंने, बहुआयामी प्रकृति है। ठीक है, तो ये डायग्राम है। आप यदि ये पेपर में डायग्राम बना के आओगे तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे, इसलिए पेपर में ये डायग्राम बना सकते हैं, चाहे आप लिखिए, आपकी मर्जी आप कैसे करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यदि आप ये बनाएंगे ऐसे करके, यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो इसे हिंदी में ही लिखिए, ये नहीं कि ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं सारे तो इंग्लिश में लिख रहे हैं। यदि लिख देंगे तो इंग्लिश में ही लिखिए फिर सारा, लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में लिखने गलत होगा, लेकिन सारा इंग्लिश में नहीं लिख सकते। यदि आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी ही लिखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन का दायरा और महत्व। पर्यावरण का दायरा और महत्व, जो पर्यावरण का दायरा कहाँ तक है, उसका महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो विषय के लिए
विषय के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण को पर्यावरण जागरूकता, शिक्षा और संरक्षण से संबंधित अनुप्रयोगी और क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में लागू किया जा सकता है। इसीलिए इस विषय का एक विशाल आवाज आ रही है, ठीक है, इस विषय का एक विशाल दायरा है और इस विषय के विशेषज्ञ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से सेवा कर सकते हैं। छात्र इस विषय को चुन सकते हैं और पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान में पेशेवर करियर बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जब भी आपको समझ आएगा। आप चिंता मत करिए, आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी आएगी, 1 शॉट वीडियो, तो आप चिंता मत करिए। मुझे पता है कि आप उसका ही इंतज़ार करते हैं, लेकिन यदि आप पेपर से पहले इस वीडियो को डिटेल में देखेंगे, शुरू से लेकर देखेंगे बिना स्किप करें, तो आपको 1 शॉट वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 1 शॉट में डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप डिटेल में पढ़िए, आप फ़ायदा उठाइए और लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है देखिए, विषय के विशेषज्ञ और पेशेवर की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भर्ती की जाती है, जैसे शिक्षाविद। जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, इस विषय को भारत और विदेश में कई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्कूल स्नातन और स्नातकोत्तर स्तर पर पेश किया गया है। स्कूलों में भी ये पढ़ाया जाता है। विषय आगे बढ़ा सकते हैं। दुनिया भर में इस विषय के लिए बड़ी संख्या में विभाग, केंद्र और विश्वविद्यालय संस्थान जैसे कई हैं। एक इच्छुक पेशेवर शिक्षण और शिक्षाविदों में शामिल हो सकता है और इसे अगली पीढ़ी तक भी पढ़ेंगे कि पर्यावरण को दूषित ना करें। इस पार्ट में आपको यही पढ़ाया गया है। पर्यावरण का मतलब ही क्या होता है कि अपने पर्यावरण को बचा के रखें, उसको दूषित ना करें। आपको यही बार बार समझाया जा रहा है इस चैप्टर में। जो शिक्षा वृद्धि में शामिल हो सकता है और अगली पीढ़ी का पर्यावरण में मुद्दों और उनके ठोस समाधानों से अवगत करा सकता है। पर्यावरण के विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए कई समर्पित स्थान जैसे WII देहरादून, FRI देहरादून, IIFM भोपाल आदि स्थापित किए गए हैं। आगे क्या है, अनुसंधान एवं विकास। पारिस्थितिक तंत्र को समझने और पर्यावरणीय मुद्दों और चुनौतियों को कम करने के लिए लागत प्रभावी अत्याधुनिक तकनीकी को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में अनुसंधान और पोस्ट डॉक्टोरल कार्य चल रहे हैं। इसके आगे क्या है, उद्योग। उद्योग क्या है, उद्योग पर्यावरणीय दिशा निर्देश प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उद्योगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय संकट को कम करने के लिए बड़ी संख्या में उद्योग पर्यावरणीय इंजीनियरों, वैज्ञानिक, विशेषज्ञों की भर्ती कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर बताया है, वही चीज़ें इसमें भी बताई जा रही हैं, ठीक है। तो मंत्रालय भी ये कोशिश कर रहे हैं, कई नियम लागू करते हैं कि हमारा दूषित ना हो पर्यावरण। तो मंत्रालय ने भी कई कदम उठाए हैं। पर्यावरण मंत्रालय और विभिन्न पर्यावरण एजेंसी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की सम्मेलन अक्सर पर्यावरण ऐसी एजेंसी के कुछ उदाहरण जैसे UNEP, IPCC और आदि हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। गैर सरकारी संगठन NGO, जो NGO होती है हमारी, और परामर्श। बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन और परामर्शदाता पर्यावरण और इसके विभिन्न घटकों के संरक्षण के लिए विस्तारित हाथ के रूप में काम कर रहे हैं। अधिकांश NGO और कॉन्स्टिट्यूएंटी पुराने हैं और उनके पास एक अनुभवी कार्यबल है। कुछ उदाहरण बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और कंजर्वेशन इंटरनेशनल और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ऐसी बहुत सारी NGO हैं जो इस पर काम कर रही है, पर्यावरण पर। देखिए हमने 13 तक पढ़ लिया है, 13 नंबर तक। एक मिनट, हमने 13 पृष्ठ तक पढ़ लिया है।
तो याद रखिएगा, हम अगली बार 14 पृष्ठ से पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।